Hello everybody, myself Rohit Sharma. So today I am going to discuss about the NEET पेपर जो 7 मई 2023 को अभी अभी हुआ है। तो आज इस पेपर में हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन को स्टडी करेंगे। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट हैविंग ए वीडियो ऑन यूट्यूब, सो आई होप आप लोग इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम जो आपका जो पेपर है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये पेपर जो है ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। और आई होप कि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ा होगा उस बच्चे ने इजीली यहाँ पे 140 to 150 स्कोर 100% किया होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आपको दिख रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। जस्ट ए मिनट में ज़रा पीडीएफ चेंज कर लो अपनी। यस, हाँ। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इज मोर देन कॉपर 1 पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। इट इज ड्यू टू, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए बहुत ज़्यादा है, सो दैट कि इसकी स्टेबिलिटी एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा रहेगी। हाँ, एक और चीज़ इसमें याद रखेंगे कि कॉपर 2 पॉजिटिव का साइज़ क्या है, स्मॉल एज कंपेयर टू कॉपर 1 पॉजिटिव। तो इसीलिए स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज द हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए बी। तो मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखिए सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो यहाँ पे क्लियर कट अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि हैबर प्रोसेस इज ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर आपने देखना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, अमोनिया। और अमोनिया भी आपके पास क्या बनता है, गैस बनता है। बट द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज फाइनली डिवाइडेड आयरन विच इज एक्चुअली सॉलिड। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का बेस क्या बना कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है दैट इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट वेयर एज रिएक्टेंट्स आर फाउंड इन गैसेस। तो डिफरेंट आपके पास फिजिकल स्टेट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे दैट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 53 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अगेन ये क्वेश्चन जो आपको आया है वो आया है बॉयल्स लॉ से। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें क्या बोला, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। आई होप कि आपको स्क्रीन में थोड़ा सा दिख रहा हो। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आपने बॉयल्स लॉ के डिफरेंट ग्राफ पढ़े हैं तो आपको ये ग्राफ बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि दिस ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, राइट, दिस इज द ग्राफ फॉर बॉयल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ हमें पता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पे बेटा टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा रोल है। देखिए एज वी नो T3 इज ग्रेटर, तो T3 पे अगर आप देखें तो प्रेशर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, T2 थोड़ा कम है, T1 और भी कम है। तो आप इन तीनों पॉइंट से T1, T2, T3 से क्या पता कर सकते हैं, यू कैन कम टू नो कि मोर इज़ द टेम्परेचर मोर इज़ द प्रेशर। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इस ग्राफ के लिए T3 सबसे ज़्यादा, सिंस प्रेशर का जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है इट इज़ एट हाईएस्ट पीक। तो ये आपके पास राइट ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा 54th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है। तो असर्शन देखते हैं पहले, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दो कैटेगरी, एक वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाएगा, सेकेंड वे इज रिएक्शन आफ्टर सम इनिशिएशन, रिएक्शन को आप करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसको स्टार्ट करेंगे, राइट, थोड़ी सी हल्की सी एक्टिवेशन एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे। तो इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल कि जीरो भी हो सकती है और जीरो नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखा है रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, तो स्टेटमेंट अपने आप में सही है। रीजन देखते हैं क्या दिया,
द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये भी रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमें ये भी पता चल गया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, किसी रिएक्शन के लिए जीरो भी हो सकती है, ठीक है जी। दूसरा बात क्या है रीज़न कि आपके पास जो एनर्जी है दैट इज एक्चुअली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिएक्टेंट्स रिक्वायर टू अचीव द थ्रेशोल्ड बैरियर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में देखो टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? लिसेंजेस एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। अब देखो बच्चों, अगर आपने अच्छे से क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि जब हम लिसेंजेस टेस्ट करते हैं किसके लिए, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों की प्रेजेंस के लिए, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता था, अगर आपने रिएक्शन में पढ़ा है, FeSCN थ्राइस, ये कंपाउंड बनता है। अब आप बोलोगे सर इन गिवन ऑप्शन में ये वाला कंपाउंड तो है नहीं, लेकिन हमें पता है कि ये जो आपके पास थर्ड ऑप्शन है ना, इसको ज़रा ध्यान से देखो। दिस इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ फेरिक थायोसाइनाइड। ये जो आपके पास कंपाउंड आपको दिख रहा है ये क्या है, फेरिक थायोसाइनाइड। तो फेरिक थायोसाइनाइड बनता है आपके पास, और उसकी वजह से बेटा क्या बनता है, ब्लड रेड कलर बनता है, एंड दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। अगर आपको रिएक्शन जानना है तो आप रिएक्शन भी देख लें कि इसमें जनरली क्या होता है। जो आपका लिसेंजेस एक्सट्रैक्ट है, लिसेंजेस एक्सट्रैक्ट को हम बेसिकली क्या मानते हैं कि ये सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें कार्बन नाइट्रोजन सल्फर के साथ कंपाउंड बनता है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, ये फेरिक 3 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा। जो लिसेंजेस एक्सट्रैक्ट बनेगा ना वो फेरिक 3 पॉजिटिव मतलब FeCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, और फाइनली बनाएगा क्या आपके पास, दैट इज फेरिक थायोसाइनाइड। तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 100% है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 56 क्वेश्चन में देखिए क्या है। एक रिएक्शन दे रखा है आपको, ठीक है। इस रिएक्शन का आप देखो, इस रिएक्टेंट का रिएक्शन आप करवा रहे हैं HBr के साथ। तो पहला काम यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ से आप बनाओगे कार्बोकेटाइन, राइट। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ से OH नेगेटिव निकालोगे तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बना बेटा ये सेकेंडरी बना। अब हम क्या करेंगे, जो एडजेसेंट कार्बन है वहाँ का हाइड्राइड शिफ्ट करके इस कार्बोकेटाइन को हम टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और फाइनली जब Br नेगेटिव का अटैक होगा तो बच्चों हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज एक्चुअली फोर्थ वन। अगेन ये आप रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ते हो जब अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको यही एग्जाम्पल वहाँ पे देखने को मिलता है। तो राइट ऑप्शन शुड बी फोर्थ वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 57 क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। एक रिएक्शन आपको दे रखा है, उसका आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आप देख सकते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू K A की पावर 2 एंड B की पावर 1। तो बोलता क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल्ड, आपने A की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया, मतलब अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर, सॉरी 3A का होल स्क्वायर। तो 3A का होल स्क्वायर जब आप करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 9A स्क्वायर, राइट। तो आप देखते हो यहाँ पे कि खाली A की जो कंसंट्रेशन है वो जब आप डबल कर देते हो और B की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने टाइम बढ़ जाएगा, इट वुड इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 9। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है वो बनता है सेकेंड, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन केमिकल काइनेटिक्स रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है मैच द कॉलम, तो यहाँ पे आप आसानी से पहचान सकते हैं, राइट। देखिए कोक आपके पास लिखा है, डायमंड आपके पास लिखा है, फ्लोरीन आपके पास लिखा है, ग्रेफाइट आपके पास लिखा है। दीज ऑल आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या है आपके पास, कोक, राइट। कोक कहाँ यूज़ होता है, सबको पता है, इट इज़ यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब आप मेटलर्जी पढ़ते हो तो वहाँ पे कोक का बहुत बड़ा यूज़ होता है। डायमंड की बात करें तो डायमंड में बेटा क्या होता है, सारे के सारे कार्बन क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 3 डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। फ्लोरीन की बात करें तो इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बंकमिस्टर फ्लोरीन आपने पढ़ा है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेफाइट आप सबको पता है कि इट इज़ यूज्ड एज ए ड्राई लुब्रिकेंट।
तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन देख लें, आपके पास जो भी ऑप्शन बनता है, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हम करेक्ट, ठीक है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसकी हम बात यहाँ पे करेंगे। क्या लिखा है, ऑल एंजाइम दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर कैल्शियम। नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। नो, नॉट एट ऑल, इट इज चेंजिंग। सबको पता है, धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो रहा है बॉडी में। मैग्नीशियम प्लेज रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन। ये भी गलत है, राइट। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी एस्टिमेटेड टू 0.2 to 0.3। तो बेटा लास्ट ऑप्शन जरा ध्यान से देखें, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट ह्यूमन बॉडी में एस्टिमेटेड जो है वो है 0.2 से लेके 0.3 ग्राम। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे क्वेश्चन 59 का राइट आंसर होगा 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट। अब आपके पास क्या बोला, दो एलिमेंट है, राइट, ए एंड बी। एलिमेंट बी क्या बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैक। जब एलिमेंट क्यूबिक क्लोज पैक बना रहा है तो इट मीन्स बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4। क्योंकि आपको पता है सीसीपी में जेड नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 4 होता है। तो बी कितने हैं, 4 है। और बोलता है ए क्या है, ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड। तो टेट्राहेड्रल बॉइड अगर आप देखें तो डबल होते हैं 8। तो ए एटम आपको क्या बोला, ए एटम आपको कहा कि 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड, इट कम्स आउट टू बी 8/3। अब बोलता अगर फॉर्मूला बना AXBY, तो बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो हमें यहाँ पे पता है A/B। A आपके पास कितने, 8/3, और B आपके पास कितने बच्चों, B आपके पास है 4, राइट। जब हम इसको सॉल्व करें तो फॉर्मूला बनेगा A3, ठीक है, B2, ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। तो 3 और 2 का सम करें तो बच्चों ये आता है 5। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, 4th, दैट इज 5। तो सिंपल क्वेश्चन। और अगर आप ध्यान से देखेंगे सॉलिड स्टेट में तो सेम एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, और वहीं से वहाँ आप फार्मूला फाइंड आउट करते हैं AXBY, दैट इज A3B2। यहाँ पे आपको कॉफिशिएंट का सम पूछ लिया, तो इट इज इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बहुत आसान है। इसमें जब अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन तो एक जैसी लिगेंड किसमें है, ओनली इन 4th ऑप्शन, दैट इज पोटेशियम ट्राईऑक्सालेट टू एल्यूमिनेट 3। तो इसमें सारे के सारे आपके पास ऑक्सालेट आयंस जो हैं वो लिगेंड का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। बहुत इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हमेशा, थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 4th ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत बार आपको मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी बता चुका हूँ, राइट। बट सिंपल एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है, राइट। इन केस ऑफ नाइट्रोजन द एनर्जी ऑफ π2px एंड π2py इज ग्रेटर देन दैट ऑफ σ2pz, राइट। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वहाँ पे σ2pz की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और π2px π2py की ज़्यादा होती है, राइट। तो ये सिंपल सा फंडा है, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं 63 क्वेश्चन देखेंगे। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप। बच्चों बहुत बार हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अपनी एनसीईआरटी में भी। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा है, तो इसमें अगर आप देखें तो थैलियम आयोडाइड दैट इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दैन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम ध्यान से इनर्ट पेयर इफेक्ट को पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल इन केस ऑफ थैलियम, राइट। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा और राइट ऑप्शन 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 64 क्या क्वेश्चन है, असर्शन रीजन दे रखे हैं। हीलियम इज यूज्ड टू ऑक्सीजन एंड डाइविंग ऑपरेटर्स। बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखें तो 11.2% हीलियम को यूज करते हैं अलॉन्ग विद एयर, दैट इज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। हीलियम हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी देन O2। अब ये पॉइंट गलत हो जाएगा बच्चों आपके पास। हीलियम हैज़ वेरी लो सॉल्युबिलिटी, इवन हीलियम इज वेरी लेस इनर्ट, ठीक है। हीलियम बहुत कम सॉल्युबल है इनर्टनेस के कारण। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा वो आपका बन जाएगा 2nd, कि पहले वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है, लेकिन दूसरे वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड करते हैं। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। बिल्कुल नहीं, सेम तरह के पार्टिकल होते हैं भैया एटम में, राइट। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं इसमें। ऑल द आइसोटॉप ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल 100% करेक्ट, सही है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी समवट डिफरेंट होती है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस। गलत, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। लास्ट पॉइंट, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड एटम एज ए अल्टीमेट पार्टिकल। बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा आपके पास बी, सी और ई जो ऑप्शन है वो आपके पास सही हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट इज थर्ड, बी, सी, ई। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अब आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो ये बच्चों अगर आपको नहीं पता तो सुन ले, जो D2 होता है हैवी वाटर, एक तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है मॉडरेटर के रूप में। दूसरा ये हैवी जो वाटर होता है, जितने आपके रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करता है। एक्चुअली ये इट पार्टिसिपेट्स इन एक्सचेंज रिएक्शंस। जो हैवी वाटर है इट पार्टिसिपेट्स इन एक्सचेंज रिएक्शंस एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट इज बेटर टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू हैवी वाटर। अब नॉर्मल वाटर इसलिए यूज नहीं करते, नॉर्मल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है, विस्कोसिटी कम होती है, वेयर एज हैवी वाटर सूटेबल होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स। ये पॉइंट गलत है भैया आपके पास। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइड्रोजन सॉरी ये पॉइंट करेक्ट है, सॉरी मैं गलती से इसको अनकरेक्ट बोल गया, क्योंकि आपने पढ़ा ना रिएक्शन जो जिसमें अनसैचुरेटेड जो ऑयल होते हैं उनमें हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो वो आपके पास सैचुरेटेड फैट बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, द हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज लोएस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। ये पॉइंट गलत है भैया। हाइड्रोजन की एनर्जी अगर आप देखते हैं इट इज़ 436 किलोजूल पर मोल, और अगर मैं ऑक्सीजन की कंपेयर कराऊँ तो इट इज़ मेयर 146। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। बिल्कुल गलत। देखो हाइड्रोजन जनरली उन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है जो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे आपका गोल्ड हो गया, आपका प्लेटिनम हो गया, है ना, आपका कॉपर हो गया। इस तरह के मेटल ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस करता है। तो ये आप बात यहाँ से याद रखेंगे। तो ऑप्शन आप देख लें कौन सा आपको सही लगेगा, इसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 67, द गिवन कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ही, ठीक है, ऑप्शन में आप देखेंगे कि क्या लिखा, एराइल हैलाइड। नहीं, गलत है, एराइल हैलाइड नहीं है। इट इज़ एक्चुअली सेकंड ऑप्शन, एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइल की क्या पहचान होती थी बच्चों, ये आपके पास मान लो बेंजीन है और बेंजीन का कार्बन क्या है, sp2। अब ये अगर आप देखें तो ये वाला हैलाइड आपके पास इस तरह का बनता है एलाइल, मतलब sp2 कार्बन के साथ क्या लगा है, sp3 कार्बन, थोड़ा करेक्ट कर दूं उसको मैं, उसके साथ क्या लगा, x लगा, आपका x मतलब हैलोजन लगा है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं कि देखो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये आपका कार्बन है sp2 और sp2 के साथ एडजेसेंट क्या लगा, sp3 लगा, राइट। तो अगर sp2 के बगल वाला कार्बन sp3 है और उसके साथ कोई हैलाइड लगा है सपोज करो, तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइल ग्रुप से सीधा डायरेक्ट आपको सिंपल क्वेश्चन यहां देखने को मिल गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 क्वेश्चन 1 मिनट में आप 1 सेकंड में आप पहचान जाओगे कि ये आपके पास रहा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, यहाँ पे कीटोन है, और जिंक एमलगम कंसंट्रेटेड HCl। तो नाम इस रिएक्शन का क्लीमेंसन रिडक्शन। तो आई होप कि आपने ये रिएक्शन पहचान लिया। तो आपको पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनता है आपके पास एल्केन। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आप देख सकते हैं एल्केन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। थोड़ा सा करेक्टनेस कर दूं मैं, लास्ट ऑप्शन में आपके पास क्या बन रहा है, यस, हाँ लास्ट ऑप्शन से ये दोनों की रिडक्शन हो जाएगी, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ध्यान से निकले, लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आपको न्यूमेरिकल आया है, देखते हैं क्या दिया है इसमें। कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर। अब सेंटीमोलर क्या था, 1/100, बोला ऐसा सोल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन 1/100 है, राइट, सेंटीमोलर। उसकी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है
0.021 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और रेजिस्टेंस कितना है सेल का? 60 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें निकालना है सेल कांस्टेंट। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे हम लोग। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा इसको अरेज कर लूँ। देखिए अगर आपने ध्यान से फार्मूला पढ़ा है तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमें पता है ये फार्मूला हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब L अपॉन ए होता है आपके पास सेल कांस्टेंट। अब मैं R इज इक्वल टू रो को लिखता हूँ 1 अपॉन कापा, कापा मतलब कंडक्टिविटी, इंटू L अपॉन ए। अब R आपको दे रखा है 60, राइट, और जो आपका कापा है दैट इज 0.0210। तो L अपॉन ए जब निकालोगे तो 60 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.0, ठीक है, 210 से, और आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। सिंपल क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वहाँ से आपको पूछा गया है, बहुत आसान। तो आंसर 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स इसका आपका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अमंग द गिवन ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एक्ट एज लुईस एसिड। तो भैया ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार आ चुका है, BF3, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि BF3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सिंस बोरोन एटम कंटेन्स ए वेकेंट p ऑर्बिटल, इट डज नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये आपने बहुत बार पढ़ चुके हो आप लोग, तो इसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? ए यूनिट फॉर्म्ड बाई द अटैचमेंट ऑफ बेस वन पोजीशन ऑफ शुगर इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोसाइड। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरस एसिड एट 5th पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है स्टेटमेंट 2 में। 5th पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी में एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था? 5th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वहाँ पे अटैच होता है जाके कौन सा? आपका फॉस्फेट ग्रुप, PO4 3 नेगेटिव ग्रुप। तो ये आप क्लियर करें। तो सेकंड स्टेटमेंट इसमें क्या है? फॉल्स है। तो आपका आंसर करेक्ट बनेगा सेकंड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस पढ़ें, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। जो 5th पोजीशन होता है शुगर का वहाँ पे होता है CH2OH न्यूक्लियोसाइड के केस में। अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको यहाँ बताऊँ तो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका, ठीक है, शुगर है, यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेस लगा है, N लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इधर नीचे आपके OH लगे होते हैं, और यहाँ पे आपका CH2 और इसके साथ OH लगा है। इस OH के साथ आपका कौन अटैच होता है आगे जाके? फॉस्फेट ग्रुप। तो डायरेक्ट 5th कार्बन पे नहीं होता है, ये बस याद रखें। 5th कार्बन के साथ जो OH ग्रुप लगा है उसके साथ जाके फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये याद रखें, अदरवाइज आपको ये सेम ऑप्शन जो है वो एक तरह से सही नज़र आएगा, लेकिन इट इज़ नॉट अटैच विथ डायरेक्ट 5th कार्बन बट विथ OH ग्रुप। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन NM। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इजी क्वेश्चन भी है और अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा हमें। NM क्या है भैया? नंबर ऑफ परमिजिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब देखो एक फार्मूला हमने पढ़ा है। क्या फार्मूला पढ़ा है हमने? कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक गिवन वैल्यू L है, L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? 2L+1, राइट। ये फार्मूला आपने बहुत बार पढ़ा है कि अगर आपको L की वैल्यू गिवन है तो उस L की वैल्यू से आप M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास M-1 क्या आएगा? 2L, राइट, और यहाँ से L क्या आ जाएगा? M-1/2। अब देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसको NM बोला है इसने, तो मैंने M बोला है, राइट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा 4th वन। दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 73 among the following the total number of species not having 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। BeCl2 में आपको 8 इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आएंगे, AlCl3 में नहीं नज़र आएंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो CCl4 में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, PCl5 में इनफैक्ट 8 से ज़्यादा हैं, राइट। और अमोनिया में भी आपके नाइट्रोजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसमें, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्पीशी नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं है? अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ऑप्शन
आपके पास फर्स्ट भी हो सकता है और आपके पास ऑप्शन 4 भी हो सकता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, इसने बोला 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब 8 से ज़्यादा भी होने वाले और 8 से कम होने वाले दोनों को हम कंसिडर करेंगे। तो PCl5 में आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन है, हाइपर बैलेंस स्पीशीज। तो टोटल आपका जो स्पीशीज हैं जिनमें सेंट्रल एटम के अराउंड राइट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इवन 8 से ज़्यादा है या 8 से कम है, वो आपके आ जाते हैं 3। तो राइट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज 4th ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। बिल्कुल आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है टॉपिक इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, राइट। तो डाइपोल डाइपोल उसका एग्जांपल है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। डिस्पर्शन फोर्सेस है, लेकिन बच्चों याद रखना कोवलेंट बॉन्डिंग इज नॉट एन इंटरेक्टिव फोर्स, एक्चुअली इट इज ए बॉन्ड। अब बॉन्ड का मतलब क्या है, इट इज ए प्योर अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स टू एटम टुगेदर, एटलीस्ट 2 एटम टुगेदर, ठीक है। 2 एटम को बांध के रखिए, जोड़ के रखिए बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप बाकियों में देखें डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिस्पर्शन फोर्सेज, तो इन फोर्सेज में बच्चों आपके पास किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता है। इनफैक्ट यहाँ पे अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सिव इंट्रैक्शंस भी होती हैं। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, दैट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। अच्छा क्वेश्चन पूरा पढ़ लेता हूँ। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब क्या बोला है, कौन कौन सा करेक्ट है आपके पास, तो भैया डी को छोड़ के सारे आपके पास करेक्ट होने चाहिए, ए बी एंड सी एंड ई। तो ए बी सी ई आपका जो ऑप्शन नंबर 2 बन जाता है करेक्ट आंसर। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, राइट। क्या स्टेटमेंट है, मेटालिक सोडियम डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव डी ब्लू कलर। बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ा है एस ब्लॉक एलिमेंट में कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका सोल्यूशन क्या होता है अमोनिया में, डी ब्लू कलर। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, आप उसको फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। उस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि वो एनर्जी, लाइट एनर्जी गेन करता है और एक्साइट करता है, उस एक्साइटेशन की वजह से इट प्रोवाइड्स कलर, राइट। रीजन क्या दे रखा था, डी ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। नहीं भाई, अमाइड के कारण नहीं होता, मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज बिकॉज ऑफ फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और हम ये भी बोलते हैं कि जो आपका सोल्यूशन है अल्कली मेटल का, इट इज हाईली कंडक्टिंग एंड पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट रीजन इसका फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके पास बच्चों करेक्ट क्वेश्चन हो जाता, ऑप्शन हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो चार्ज किस पे होने वाला है, जब नोबल गैस कन्फिग्रेशन बना दोगे नाइट्रोजन के ऊपर। सिंस आपको पता है नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 3 ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा N3 नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा आयनिक साइज N3 नेगेटिव का होगा बिकॉज ऑफ हाई नेगेटिव चार्ज। मोर इज द नेगेटिव चार्ज, मोर इज द साइज ऑफ एनाइन, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सम ट्रैंक्विलाइजर आर लिस्टेड बिलो। अब आपको ये बताना कि कौन सा जो है बारबीट्यूरेट है, राइट। तो बारबीट्यूरेट अगर आप देखोगे तो आपके पास ये वेरोनल जो है आपके पास ये बारबीट्यूरेट होता है। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार जरूर एनसीईआरटी से पढ़ लें, कंफर्म कर लें एग्जांपल्स क्या हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी राइट ऑप्शन शुड बी वेरोनल। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन 78। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। यहाँ पे आपको ई नजर नहीं आ रहा, मैं लिख देता हूँ। ई मतलब आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल्टा जी आपके पास है फ्री एनर्जी। अब क्या लिखा है कि डेल्टा जी डिपेंड करता है एन के ऊपर। अब बेटा एन का मतलब क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो जो चीज़ क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है ना। तो आपके पास जो फ्री एनर्जी है या फ्री एनर्जी चेंज जिसको आप बोल रहे हैं दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और ई सेल आपके पास इंटेंसिव है, क्यों, बिकॉज ई सेल जो होता है बच्चों याद रखना इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी क्वांटिटी, राइट। तो रीजन क्या लिखा है, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी और डेल्टा जी एक्सटेंसिव। तो बेटा इसमें आपके पास दोनों की दोनों चीज़ें करेक्ट नज़र आ रही हैं। तो ऑब्वियसली आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, कि दोनों की दोनों आपकी स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे जो स्टेटमेंट जो आपका आर है रीज़न है वो दैट इज करेक्ट रीजन ऑफ द असर्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 79। अब 79 में क्या है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमरेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन। अब बेटा आपको देखो 2 चीज़ें याद रखनी है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर बनता है इससे,
और इसका जो मोनोमर है वो होता है क्लोरोप्रीन, जो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में आपको एकदम से नज़र आ जाएगा अगर आपने अच्छे से अपनी एनसीईआरटी की किताब को रीड करा है। तो दिस इज एक्चुअली क्लोरोप्रीन विच इज द मोनोमर यूनिट ऑफ नियोप्रीन। 80 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 80 क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे क्या है। सबसे पहले आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, इस कीटोन की, साइक्लोहेक्सेनॉन की। फिर आपने देखा आपके पास क्या बना, एक OH ग्रुप लग गया और एक CN ग्रुप लग गया। अब बच्चों अगला काम यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, हीट करते हैं, यहाँ से OH नेगेटिव जाएगा और बीटा पोजीशन से कौन जाएगा, H पॉजिटिव। क्या बनेगा आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, राइट। वाटर बाहर निकल गया बेटा। अब जो वाटर निकला ना, वो फर्दर जो वाटर प्रोड्यूस हुआ, यहाँ मैं निकला नहीं बोलूँगा, यहाँ पे जो वाटर प्रोड्यूस हुआ इस रिएक्शन में एज ए बाई प्रोडक्ट, वो इस CN को कर देगा हाइड्रोलाइज। तो CN कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, COOH ग्रुप में। तो राइट ऑप्शन आपके पास जो जहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देखें, दैट इज थर्ड ऑप्शन, राइट। थर्ड ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। सिंपल, पहले बीटा एलिमिनेशन, वाटर प्रोड्यूस हुआ, उस वाटर ने CN ग्रुप को COH में हाइड्रोलाइज कर दिया, राइट। चलो जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 क्या लिखा है, पढ़ते हैं। वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग सोडियम इथेनॉइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा अगर आप ध्यान से रिएक्शन देखेंगे तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको नजर आएगी। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो ये है आपका सोडियम इथेनॉइड, ये बना देता हूँ मैं, और इसका रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ में आपका राइट कैल्शियम ऑक्साइड। अब अगर आप ध्यान से आप देखें तो मिक्सचर ऑफ NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं सोडा लाइम। और सोडा लाइम क्या करता है बच्चों, CO2 ग्रुप को रिमूव करता है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट हमारे पास यहाँ पे मीथेन बनेगा, राइट। जब CO2 ग्रुप निकल जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करके, तो हमारे पास सोडियम इथेनॉइड का बन जाएगा मीथेन। अब बेटा 1 मोल मीथेन का अगर आप लेते हैं तो उसका मास होता है 16। तो यहाँ पे क्या बोला कि जो प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट बना, मीथेन। तो 1 मोल का मास है 16, तो भैया 2 मोल का कितना होगा, ऑब्वियसली 32। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका होना चाहिए 32। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, राइट। तो राइट ऑप्शन 32। अब मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा। 82 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन। देखो जो आपका अमाइंस चैप्टर है वहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। तो अगर आप देखें तो आइसोसाइनाइड जो आपको दिख रहा है, राइट, ये आपको आइसोसाइनाइड यहाँ दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। इसकी अगर आप रिडक्शन करते हो तो आपका सेकेंडरी एमीन बनेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड को छोड़ के बाकी सब में क्या बनने वाले हैं, प्राइमरी, और सेकंड में बनेगा सेकेंडरी एमाइन। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट कर लें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन। अब बच्चों देखो क्या है, इस रिएक्शन को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको रिएक्शन गिवन है। क्या गिवन है, थोड़ा सा आपने दिमाग चलाना है इस रिएक्शन में। देखिए आपको पता कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100, राइट। तो 100 के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 44 ग्राम, इसमें कोई शक नहीं आपको, ठीक है। ये आपको रिएक्शन में सारा कुछ दे रखा है। अब बोला 20 ग्राम कितना देगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 100 अगर आपका कितना दे रहा है 44, तो 20 हमारा कितना देगा 44, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। तो बेटा ये आपका आएगा 8.8। लेकिन जैसा कि हमें बोला है, क्या बोला है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया लाइमस्टोन वो 20% प्योर है, तो इसका मतलब जो CO2 बनेगा ना बच्चों वो 8.8% का 20% ही बनेगा। तो 8.8 का 20% अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा 1.76, करके देख लो इसको, राइट। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 1.76 ग्राम। वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अब हमें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। अब इसको देख के आपको सेंड मी रिएक्शन तो याद आएगी। पहले आप क्या करोगे, क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करोगे, आपका बनेगा ब्रोमो बेंजीन, राइट, ब्रोमो बेंजीन बन गया। फिर मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ करोगे तो आपका क्या बनेगा, मैग्नीशियम फिनाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड, जिसको आप क्या बोलते हो, ग्रिगनार्ड एजेंट। और बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपका बनेगा बेंजीन, राइट। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है फर्स्ट वन। आई होप कि आपने ये रिएक्शंस लिख के देखी हैं, समझी हैं। तो बेसिकली 3 रिएक्शन है। पहली आपकी है सैंडमी रिएक्शन, बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन करोगे मैग्नीशियम डाइईथर, ग्रिगनार्ड एजेंट बनेगा। वाटर के साथ रिएक्शन करने पे आपका बन जाएगा बेंजीन, राइट। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है बच्चों, मैं पढ़ देता हूं, हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाइरिडीन। अब पाइरिडीन बच्चों यहां बनाता हूं मैं आपके लिए, ये बना दिया मैंने पाइरिडीन, राइट। एक लॉन पेयर है, अब देख सकते हैं 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं, और बच्चों आपके पास ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड कितने, 5, राइट। और एक सिग्मा बॉन्ड आपको पता है ये और ये 6 सिग्मा बॉन्ड टोटल कार्बन कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के साथ मिला के टोटल, और 5 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो टोटल आपके पास सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे 11, राइट। पाई बॉन्ड 3 और लॉन पेयर 1। तो सेकंड ऑप्शन आपका 100% करेक्ट हो जाता है। 11 सिग्मा बॉन्ड, 3 आपके पाई बॉन्ड और 1 आपका बच्चों लॉन पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, 95 क्वेश्चन। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोर स्टेबल। तो बेटा सिंपल सी बात है, आप चेक करें कि लिगेंड किस टाइप के लगे हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड में आप देखोगे कि आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड लगा है, जिसको आप इथिलीन डाइमीन बोलते हैं। अब जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो क्या बनाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स। और चिलेट कॉम्प्लेक्सेस के कारण सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट शुड बी द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड आउट ऑफ दीज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग से है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 96। जब आप रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं, राइट, तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या पूछा है, आपको बोला गया है कि ऑन बैलेंसिंग गिवन रिडॉक्स रिएक्शन, ये ए, ये बी, सी जो आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉफिशिएंट आपको पता करने हैं, राइट। तो ये कॉफिशिएंट बहुत सिंपल है, जब आप इसको बैलेंस करोगे यू विल कम टू नो कि जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आएगा आपका 4th, 1, 3, 8। कैसे बैलेंस करके देख लो आप। ये आपका एक 1 रहेगा, बी आपका कितना रहेगा, 3 रहेगा, सी आपका रहेगा 8, राइट। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठाया हुआ है डायरेक्टली। और यहाँ पे ए कितना आएगा, 1 आएगा बिल्कुल, बी कितना आएगा, मैंने जैसे पहले लिखा 3 आएगा, और यहाँ पे ए कितना, सी कितना आएगा, 8/2, दैट इज़ 4 वाटर मॉलिक्यूल टोटल यहाँ से निकलेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के बोलूँ तो रिएक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे करके। रिएक्शन बच्चों होगा, देखो 2Cr2O7 है ना, 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव, राइट। तो आपको ABC कॉफिशिएंट पता चल गया, प्रोडक्ट आसानी से आप बना सकते हैं, क्या बनेगा, राइट। तो राइट ऑप्शन इसका जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, दैट इज 1, 3, 8, फोर्थ ऑप्शन। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 97। अगेन एसर्शन रीजन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रिफिकेशन। अगर आपने अच्छे से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता है कि जो ग्रीन एल्गा डेवलप करते हैं या जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं वाटर में, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर। तो यहाँ क्या लिखा है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर, ये पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाता है। याद रखेंगे यूट्रिफिकेशन क्या है, आपके पास जो जितना भी वाटर है उसमें जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ जाएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट रिच वाटर, तो उसको बोलेंगे यूट्रिफिकेशन, और उससे ओवरऑल ऑक्सीजन कम हो जाता है वाटर में, ये आप याद रखेंगे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, यूट्रिफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, बिल्कुल सही है। तो बेटा जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो आपका स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, ट्रू है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। मूव करते हैं 98 क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे। तो आपको पता है एल्डिहाइड के साथ बनता है एल्कोहल, तो पहला प्रोडक्ट आपका बनेगा एल्कोहल, ए बनेगा एल्कोहल। H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों, कंसनट्रेटेड H2SO4 हीटिंग, तो एल्कोहल का बन जाएगा बेटा, इथेनॉल का बन जाएगा इथीन। बीटा हाइड्रेशन होगा, जिसको आप बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हो,
है ना, डिहाइड्रेशन भी बोलते हो, वाटर निकल जाएगा। HBr के साथ रिएक्शन करोगे बच्चों तो क्या बनेगा, CH3CH2Br, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और फाइनली जब आप किसके साथ करोगे, ब्रोमोबेंजीन के साथ, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बनेगा फोर्थ वन, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, वुड्स रिएक्शन हो जाएगा आपका एक तरह से, ठीक है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ब्रोमोइथेन और आपका ब्रोमोबेंजीन, राइट, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा फोर्थ। मूव करते हैं बच्चों 99 की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या बोला, प्यूमिस्टोन। अब प्यूमिस्टोन आपने एग्जांपल पढ़ा सॉलिड सोल का, राइट। सरफेस केमिस्ट्री में आपने सोल पढ़े हैं, अलग अलग तरह के सोल डिपेंडिंग अपॉन द आपका जो एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट होता है, या फिर आप जिसको आप बोलते हो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा है ऑब्वियसली लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखें तो बिल्कुल आपको एनसीईआरटी से जो आपका टेबल है एनसीईआरटी का, जिसमें आपको वेरियस स्ट्रक्चर बताए गए हैं, ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर के, और उनमें कितने OH ग्रुप होते हैं, कितने सल्फर सल्फर बॉन्ड है, उसके बेस पे है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो, आपको सबसे पहले देखा गया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आप सबको पता है क्या होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो 3 आपको देखेंगे OH और एक दिखेगा H डबल बॉन्ड O, राइट। तो आप यहाँ पे पहचान सकते हैं। उसके बाद पता आपको दिखेगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, ठीक है। क्या करते हैं, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, राइट, और वाटर निकाल देते हैं बाहर, और ये जो यहाँ से वाटर निकलता है इनको जोड़ के बन जाता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फिर सल्फ्यूरस एसिड सबसे सिंपल वाला एसिड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये लॉन पेयर है, राइट, और ये क्या है OH, यहाँ पे OH और ये H, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, राइट। और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है, पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा इसमें, राइट। तो पर ऑक्साइड बॉन्ड जिसमें होगा वो क्या होगा, पर ऑक्सो, ठीक है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ये हो गया आपके पास। तो आप इसमें राइट ऑप्शन आसानी से चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दीज फाइंडिंग्स। तो बेटा ये आपके पास जो था वो नीट का पेपर मैंने डिस्कस किया। आई होप कि कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। होपिंग फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल। मिलेंगे अगली वीडियो में।